मैं भी पीयर प्रेशर और फोमो की वजह से ज्वाइन कर लिया था थर्ड ईयर में। हैंड रिटन नोट्स में एक प्रॉब्लम तुम्हें आ सकता है, सब्जेक्ट के कैसे डिसाइड किया कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम अलॉट करना चाहिए? क्वेश्चन बैंक से ज्यादा नोट्स पर ध्यान ज्यादा देता था कि नोट अच्छा कॉलेज में रेडियोलॉजी के लिए तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर तो करना ही है। वो तो एक्चुअल वहां पर जाकर क्या ड्यूटी में क्या काम करना पड़ता है रेडियोलॉजिस्ट, और तुमने रैगिंग फेस किया भी है तो तुम चीज करो कि वो चेन ब्रेक करने के लिए तुम रेडियोलॉजी का दोनों साइड ही है, कुछ प्रोज भी है कुछ कॉन्स भी है। डेली का जो सैलरी है वो So he is Dr. Devraj Das, second year junior resident radiologist at Maulana Azad Medical College and Hospital, Delhi, and he secured All India rank 336 in NEET PG 2023. And he is my very own elder brother. So welcome to the podcast, and this is also my first time shooting any podcast or interview anything. So welcome to my channel. thank you for inviting me to your podcast. I'm very excited and very glad to join this. तो बिफोर हम जाने कि एक रेसिडेंट का लाइफ कैसा होता है एज ए रेडियोलॉजिस्ट, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीट पीजी प्रिपरेशन से, बिकॉज ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 336, सो बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ से हम। सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर से ही लोग मैरो या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी ऐसा हो रहा है, तो तूने कब स्टार्ट किया था ये कोचिंग, कब से क्या ज्वाइन किया था या फिर लेक्चर्स देखना, तो क्या सिनेरियो था उसका? ये तो ज्वाइन किया था डैम्स का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया था कोलकाता में। तो वो ज्वाइन किया था थर्ड प्रॉप पार्ट 1 से, मतलब थर्ड ईयर से। तो मोस्टली पीआर प्रेशर की वजह से ज्वाइन किया था कि मेरे जो दोस्त लोग थे वो लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो मैं भी पीआर प्रेशर और फोमो की वजह से ज्वाइन कर लिया था थर्ड ईयर में ही। अभी तो फर्स्ट ईयर से ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ऐप्स भी उससे भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मुझे लगता है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उसमें टेक्स्ट बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, उससे ही कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है। टेक्स्ट बुक अवॉइड मत करो। अगर तुम कोचिंग कर भी रहे हो, कोचिंग के क्लासेस, उसका नोट्स भी पढ़ो, उससे उससे भी ज़्यादा तुम टेक्स्ट बुक पे ध्यान ज़्यादा दो। मोस्टली अभी क्या होता है कि जो कोचिंग्स है वो प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बट कौन सा हमें प्रेफर करना चाहिए, हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड नोट्स? मैं तो डैम्स का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया था, तो मुझे हैंड रिटन नोट्स ही बनाना पड़ा था। लेकिन तुम्हारे पास टाइम का कमी है तो तुम प्रिंटेड नोट्स ले लो, कोई इशू नहीं है। और हैंड रिटन नोट्स में एक प्रॉब्लम तुम्हें आ सकता है कि अभी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना उसमें 40% 50% इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो हैंड रिटन नोट्स में इमेज का तो जगह है नहीं, तुम्हें इमेज अलग से स्टोर करना पड़ेगा, या तो तुम्हें कुछ पीडीएफ बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोचिंग पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो तुम्हारा से खुद से पीडीएफ बनाना पड़ेगा तुम्हें, गूगल से इमेज देख के उसका स्क्रीनशॉट बना के फिर एनोटेट करके पीडीएफ बनाना पड़ेगा। तो ये सब दिक्कत है। तो अगर तुम्हें इमेज बनाने में इशू आ रहा है तो प्रिंटेड नोट्स ले लो, उधर तो नोट्स में ही होता है सारे इमेज, अच्छे क्वालिटी का होता है। और अगर तुम्हें टाइम का इशू है, हैंड रिटन नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो भी प्रिंटेड नोट ले लो, उसमें भी अपने आप नोट्स कुछ तो हैंड रिटन ऐड कर भी सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे तू डैम्स का कोचिंग स्टार्ट कर देता था थर्ड ईयर से ही, और स्पेशली देखे तो फाइनल ईयर में जो है वो बहुत फास्ट है, तो तू फाइनल ईयर में भी कोचिंग जाता था वहां पर, और डैम ऑफलाइन कोचिंग तो और भी मतलब 10 घंटा या 12 घंटा चलता है। तो जैसे फाइनल ईयर में भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, करीब 9 सब्जेक्ट ऐसे ही होता है, और मेरे केस में मैं भी फाइनल ईयर में जाने वाला हूँ, तो मेरा केस में तो 11 सब्जेक्ट हो गया है। मतलब INENT का एग्जाम थर्ड ईयर में नहीं हुआ है, वो फाइनल ईयर में होगा। पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया, बट खैर। तो यहाँ पर एक इशू आता है टाइम मैनेजमेंट का, लाइक कोई ऑनलाइन में भी लेक्चर देख रहा है तो लेक्चर भी बहुत सारा होता है, उसके बाद वार्ड्स जाना पड़ता है, उसके बाद क्लास थोड़ा बहुत रहता है तो वो भी करना पड़ता है। तो ये जो कोचिंग है, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उसके बाद वार्ड, उसके बाद बुक्स पढ़ना, तो यहाँ पे टाइम तू मैनेज कैसे करता था और कैसा क्या करना चाहिए? फाइनल ईयर में टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है कि एक साल में इतने सारे सब्जेक्ट, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट्स है, उसके साथ कोचिंग, उसके साथ वार्ड, तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़ना है, बीच में सेमिस्टर है, एग्जाम भी देना है, तो ये सब में टाइम का इशू तो है ही। तो तुम्हें बहुत ही स्किलफुली टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं जो करता था कि कोचिंग में जो क्लासेस हुआ, 2-3 दिन का क्लास रहता था, कुछ कुछ सब्जेक्ट 4 दिन का होता था, मेडिसिन सर्जरी तो और भी ज़्यादा दिन का था। तो क्लास किया, 10 से 12 घंटे का क्लास होता था, उसमें अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर घर आके वो नोट्स 1 घंटे 1.5 घंटे में देख लेता था, पूरा नोट्स एक बार रैपिडली देख लिया। तो उसके बाद अगर टाइम मिले कि 3 दिन के बाद तुम्हें 1-2 दिन का टाइम मिल रहा है, तो रैपिडली वो नोट्स रिवाइज कर लो, जितना कॉन्सेप्ट हो सके रिवाइज हो गया। उसके बाद तुम जब वार्ड्स जा रहे हो तो वार्ड्स में जो केसेस हो रहे हैं उसको अच्छे से घर में आके पढ़ना पड़ता है। फिर लेक्चर में जो टॉपिक कवर हुआ है वो अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर तुम ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले रहे हो अभी, तो ऑनलाइन क्लास में तो तुम अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हो। तो जो टॉपिक तुमने देखा वो पहले ऑनलाइन का नोट्स जो है
प्रिंटेड नोट्स उससे पढ़ लो, उसके बाद टेक्स्ट बुक से कुछ टॉपिक्स देख लो। फिर तुम एग्जाम के लिए भी ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से तभी बना लिया। तो एक एक टॉपिक को कोशिश करो कि तभी कवर अप करने के लिए, क्योंकि बाद में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो फाइनल ईयर में जैसे वार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्ड में जाना पड़ेगा, तो वार्ड में जाने से पहले क्या चीज़ हमें करना चाहिए और वार्ड से आने के बाद कैसे क्या करना चाहिए फाइनल ईयर में, तो तूने क्या किया था और हमें क्या करना चाहिए? वार्ड में जाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लर्निंग होता है एक केस को अप्रोच करने के लिए वो तुम वार्ड में ही सीखोगे। तो वर्ड स्किप मत करो, हर एक वर्ड अटेंड करो, अच्छे से केस देखो, हिस्ट्री लेना सीखना है, या अच्छे से हिस्ट्री कैसे लेना है। फिर एग्जामिनेशन का जो मेथड है, जो स्टैंडर्ड मेथड्स होता है, तो वो अच्छे से सीखो। उसके बाद तुम्हारा जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स आए और जो क्लिनिकल हिस्ट्री का पॉइंट्स आए, तो दोनों को कोरिलेट करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ तुम्हें वर्ड से ही सीखोगे। तो ऐप से कि कुछ बुक से भी ज़्यादा होगा नहीं, वार्ड में ही एक्चुअल पेशेंट के ऊपर एग्जामिन करके पेशेंट का हिस्ट्री लेके ही तुम सीखोगे। तो वार्ड स्किप मत करो। और वार्ड से जाने से पहले तो ज़्यादा प्रिपरेशन कुछ है नहीं, कि वार्ड स्टार्ट भी होता है सुबह 9 बजे से, तो उससे पहले क्या ही प्रिपेयर करोगे, और तुम्हें पहले से पता भी नहीं होगा कि आज वार्ड जाके भी तुम कौन सा केस देखोगे। तो वार्ड में अच्छे से अटेंटिवली देखो, हिस्ट्री लो, एग्जामिनेशन करो, उसके बाद वार्ड से आके तुम वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। वो टॉपिक को पढ़ो, एग्जामिनेशन का मेथड्स अच्छे से देखो प्रैक्टिकल बुक से, और एग्जामिनेशन अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, पेशेंट के ऊपर भी प्रैक्टिस करो। और अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में दोस्तों के ऊपर प्रैक्टिस करो कि हर एक सिस्टम का एग्जामिनेशन कैसे करना है, अच्छे से सीखो। और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो जितना हो सके पढ़ो, लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हो रहा है, जो कॉमन केसेस है वर्ड में, जो कॉमन केसेस तुम देख रहे हो, और एग्जाम में भी जो कॉमन टॉपिक्स आ रहे हैं, वो टॉपिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छा हो। तो तूने ड्रॉप ईयर से फाइनली जो है नीट पीजी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी था, मतलब कौन से सब्जेक्ट के कैसे डिसाइड किया कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम अलॉट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या था ड्रॉप ईयर में नीट पीजी के लिए? मैं तो थर्ड ईयर से ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखा था, लेकिन तब तो मोस्टली पीयर प्रेशर की वजह से ज्वाइन किया मैंने, जो बोला। तो ज़्यादा सीरियस में नहीं था प्रिपरेशन के बारे में, लेकिन जो नोट्स था वो मैं अच्छे से बना रखा था। और एक बार तो रीडिंग मैंने कर रखा था कि नोट्स में जो मैंने लिखा है वो मैं बाद में भी पढूं तो मुझे समझ आ जाए। तो मैं इस तरफ से नोट्स बना रखा था, तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स था। उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी बनाया कि मेरे पास सपोज 8 to 9 मंथ्स है, तो उसमें मुझे मेन रीडिंग करना है और कुछ रिविजन्स करना है। मेन रीडिंग्स के लिए तुम्हें जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें तुम 3 दिन अलॉट करो एक सब्जेक्ट कवर करने के लिए। जो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स है उसके लिए 5 दिन की 7 दिन, और जो लॉन्ग सब्जेक्ट है उसके लिए 10 दिन की 15 दिन मैक्सिमम। तो ऐसे तुम कवर करोगे। लॉन्ग सब्जेक्ट मतलब तुम्हारा मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, पीएसएम हो गया, ऑब्सकाइनी हो गया, ये सारे लॉन्ग सब्जेक्ट्स हो गया। इंटरमीडिएट में तुम्हारे पैथो, फार्मा, माइक्रो आ जाएगा, और शॉर्ट्स में तुम्हें डर्मा, साइकी, एनास्थेसिया, ये सारे चीज़ कवर होगा। तो वो तुम पर्सनलाइज कर सकते हो। अगर कुछ मुझे सपोज मेरा आई वीकेस्ट सब्जेक्ट था मेरा, तो उसमें तो मैं 3 दिन में वो कवर नहीं कर पाता, उसके लिए 7 दिन लग जाता। तो ऐसे तुम अपने हिसाब से बना सकते हो तुम्हारा शेड्यूल। तो अगर तुम्हारे पास ये एडवांटेज नहीं है कि तुम्हारे पास पहले से तुम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं, तुम्हारे पास नोट्स रेडी नहीं है, तो तुम्हें शायद और ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा। 8-9 महीने में शायद नहीं होगा, 10 से 12 महीने लग जाएगा। अगर 8 महीने तुम्हारे पास टाइम है तो भी तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दिन में 8 घंटे 10 घंटे की जगह तुम्हें 12 घंटे 14 घंटे तक देना है, ऐसे तुम्हें कवर करना पड़ेगा। तो उसमें भी तुम कोशिश करो कि दिन में 7-8 घंटे तो तुम्हें लेक्चर्स देखना ही है। तब अगर तुम्हारे पास नोट्स रेडी नहीं है, 7-8 घंटे लेक्चर देखने के लिए, उसके बाद 3-4 घंटे उसको पढ़ने के लिए, इतना टाइम तो चला ही जाएगा उसमें। जैसे तूने एक सब्जेक्ट को टाइम अलॉट किया कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना है, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कैसे, मतलब रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी था कि मुझे ऐसे रिवीजन करना है, इतना टाइम रिवीजन करना है, तूने कितना टाइम रिवीजन किया था, तो रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या था? रिवीजन तुम्हें तो एटलीस्ट 3 रिवीजन तो करना ही है मेन एग्जाम से पहले। तो वो एटलीस्ट 3 रिवीजन टारगेट करो, उससे ज़्यादा अगर जितना हो पाए उतना अच्छा है, 4-5 हो पाए तो और भी अच्छा, लेकिन 3 तो मिनिमम है। तो 3 रिवीजन के लिए तुम्हें एटलीस्ट 3 महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन तुम्हें 1.5 महीना लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिवीजन कम टाइम लगेगा, लेकिन फर्स्ट रिवीजन तो टाइम लगेगा तुम्हें। फर्स्ट रिवीजन के टाइम मैंने जो किया था कि नोट्स को तुम्हें अच्छे से हाईलाइट करना है, क्योंकि तुम्हें अलग से सेपरेट नोटबुक में ये सारी चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो नोट्स को मैं अच्छे से हाईलाइट किया कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं जो भूल जाता हूँ, जो वोलेटाइल चीज़ है,
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, जो तुम्हें मिस नहीं होना चाहिए, वो मैं अच्छे से हाईलाइट किया था। तो एंटायर 19 सब्जेक्ट्स का नोट अच्छे से पूरा हाईलाइट किया। वो सब्सिक्वेंट रिवीजन में मुझे फ़ायदा मिला कि जल्दी से जल्दी वो हाईलाइटेड पार्ट देखा, और जो मुझे वोलाटाइल पार्ट लगा उसको अच्छे से टाइम दिया, तो उसमें बहुत टाइम सेव हो गया था नेक्स्ट रिवीजन। वो भी बनाया था माइक्रो बायोकेम, इसके लिए वो टेबल फॉर्मेट में मैं बना रखा था कि वो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था चीज़ें, बहुत जल्दी भूल भी जाता था, तो उसके लिए टेबल फॉर्मेट में बना लिया था। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, वो है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो तूने क्वेश्चन बैंक कैसे सॉल्व किया था, कि वो क्या रिसोर्स फॉलो किया था, कहाँ से सॉल्व किया था, और ग्रैंड टेस्ट कितने महीने पहले देना स्टार्ट किया, कितना ग्रैंड टेस्ट दिया था, या फिर ग्रैंड टेस्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए नीट पीजी के लिए, तो ये क्या स्ट्रेटेजी था? क्वेश्चन बैंक के लिए मैं तो जो किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो अच्छे से सॉल्व किया था, और कुछ सब्जेक्ट का मैं इंटायरली पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर रखा था, जैसे गाइनी हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, और कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स मैंने इंटायर मॉड्यूल सॉल्व कर रखा था। बाकी सारे हार्ड सब्जेक्ट का मैंने इंटायर मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया था, पर्टिकुलर कुछ कुछ मॉड्यूल सॉल्व किया, बाकी छोड़ दिया था। और कस्टम मॉड्यूल मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब जो फास्ट रीडिंग का एंड से तब से मैं कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट किया था। दिन में 50 क्वेश्चन हो गया, कि कुछ दिन 100 क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कुछ मिनी टेस्ट सीरीज होता है, मिनी टेस्ट, उसमें 20 क्वेश्चन होता है, कुछ में 50 क्वेश्चन होता है, तो वो सब सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था रेदर देन मॉड्यूल। क्वेश्चन बैंक और टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट भी तुम्हें रेगुलरली देना है। तो मैं तो इनिशियली जो किया था कि हर एक महीने में एक बार ग्रैंड टेस्ट देता था, कभी कभी 3 हफ्ते में एक बार। तो वो तुम्हारा जो रिवीजन के टाइम होता है तब से तुम्हें ज़्यादा देना है, 2 हफ्ते में एक बार कर दो, कि लास्ट मंथ में तुम हफ्ते में एक ग्रैंड टेस्ट दे सकते हो। और मैं तो क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा नोट्स पर ध्यान ज़्यादा देता था, कि नोट्स तुम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स रिवाइज करो, कि अगर तुम्हें चीज़ें याद रहेगा तो एग्जाम में वो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक से ही तुम्हें चीज़ें मेमोराइज करना है ऐसा नहीं है, नोट्स जितना बार ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे उतना ज़्यादा चांसेस है तुम्हें क्वेश्चन में क्वेश्चन याद आएगा आंसर। जैसे जैसे प्रिपरेशन हमारा आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे मतलब जैसे एग्जाम पास में आता है, ऐसे टेंशन भी बढ़ने लगता है। तो तेरा लास्ट मंथ का एकदम स्ट्रेटेजी क्या था, कि लास्ट महीने में मुझे इतना रिवीजन करना है, क्या स्ट्रेटेजी सोच के रखा था, और लास्ट एग्जाम के दिन से पहले क्या किया था? हाँ, लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तुम्हें 19 सब्जेक्ट्स टोटली एक बार फाइनल रिवीजन करना है लास्ट मंथ में। तो मैं तो लास्ट मंथ में 18 डेज लिया था टोटल। फर्स्ट 14 डेज में 19 सब्जेक्ट एक बार टोटल लास्ट रिवीजन किया। उसके बाद 4 दिन रखा था वोलाटाइल सब्जेक्ट्स के लिए। तो 4 दिन में मैं कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा, माइक्रो पढ़ा, बायोकेम पढ़ा, फार्मा पढ़ा, एनाटॉमी पढ़ा। इसके लिए 4 दिन रखा था, बाकी उससे पहले 14 दिन रखा था एक रिवीजन के लिए, टोटल एक। और एक चीज होता है कि टारगेट, जैसे मैं भी नीट यूजी के लिए प्रिपरेशन ले रहा था, तो एक टारगेट होता है ना कि इतना रैंक लाना है, ये चीज करना है, इतना मार्क्स लाना है। जैसे नीट पीजी में भी जब प्रिपरेशन कोई लेता है तो टारगेट होना चाहिए ना। तो तेरा टारगेट क्या था, मतलब मुझे इतना रैंक के अंदर आना है, इतना रैंक करना है, इतना स्कोर करना है, किस टारगेट के साथ पढ़ रहे थे? हाँ, मेरा तो जो टारगेट था कि एक अच्छा कॉलेज में एक रेडियोलॉजी मुझे चाहिए। तो एक अच्छा कॉलेज में रेडियोलॉजी के लिए तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर तो करना ही है। वो तो मतलब मैक्सिमम रैंक वही हो गया, 1000 से ज़्यादा है तो तुम्हें रेडियोलॉजी पाने में दिक्कत हो सकता है। तो 1000 रैंक्स पाने के लिए मैं लास्ट ईयर का जो रिजल्ट देखा उससे कोरिलेट किया कि 160 करेक्ट होना चाहिए 200 क्वेश्चन में। तो 160 वो मेरा टारगेट था कि 160 तो करेक्ट करना ही है, उससे भी ज़्यादा जितना हो पाए एग्जाम के दिन। जैसे कि तूने पहले से ही डिसाइड कर लिया था प्रिपरेशन से कि मुझे रेडियोलॉजी लेना ही है, तो रेडियोलॉजी, अब यही क्वेश्चन है कि रेडियोलॉजी क्यों चूज किया कि मुझे रेडियोलॉजी लेना है, और कब से ये डिसाइड कर लिया, मतलब इंटर्नशिप से, या फिर फाइनल ईयर में, या फिर ड्रॉप ईयर में, कब ये डिसाइड किया कि मुझे रेडियोलॉजी लेना है? रेडियोलॉजी मैंने क्यों लिया, वो बात है कि मैं थर्ड ईयर से जब वार्ड में जाने लगा, तो सर्जिकल ब्रांच से और मेडिकल ब्रांच से जब मेरा एक्सपोजर हुआ, तो मुझे तो ये पता चल गया था कि मैं सर्जिकल ब्रांच में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर सर्जिकल ब्रांच आउट हो गया उसका मतलब जनरल सर्जरी आउट हो गया, ऑब्स गायनी आउट हो गया, ऑर्थोपेडिक्स आउट हो गया, तो बहुत सारे सब्जेक्ट तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो गया था। उसके बाद में जैसे और भी आगे बढ़ा कि फाइनल ईयर हो गया, इंटर्नशिप हो गया, तब यही नैरो डाउन हो गया था कि मेडिसिन और रेडियोलॉजी। इतना मुझे पीडियाट्रिक्स भी इतना पसंद नहीं था, डर्माटोलॉजी पसंद नहीं था, तो मेडिसिन और रेडियोलॉजी इतना ही था। तो उसके बाद धीरे धीरे रेडियोलॉजी में ही आया कि रेडियोलॉजी मुझे और भी अच्छा लग रहा है मेडिसिन से। ये तो हो गया नीट पीजी रिलेटेड चीजें, बातें कि प्रिपरेशन कैसे लेना चाहिए। अब ऑल इंडिया रैंक आ गया 336, और डिसाइड कर दिया कि रेडियोलॉजी लेना है, और रेडियोलॉजी आ भी गया मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में।
तो एज ए फर्स्ट डे जैसे जिस दिन ज्वाइन किया था, वो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, फर्स्ट डे ऑफ रेडियोलॉजी रेसिडेंसी वो तो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ही वो दिन के लिए मैं वेट किया था। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है मौलाना आजम मेडिकल कॉलेज, तो उसमें जो फर्स्ट डे था उसमें भी वो था 5 सितंबर, तो वो टीचर्स डे था। तो उस दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट भी हुआ था और हमारा फर्स्ट ईयर्स का ओरिएंटेशन भी था। तो एक प्रोग्राम भी अरेंज कर रखा था टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए। तो सारे प्रोफेसर्स आए थे, हम फर्स्ट ईयर्स भी थे और हमारे सीनियर्स भी थे, सीनियर रेसिडेंट्स भी थे। तो सब लोग मिलकर एक प्रोग्राम हुआ था और सारे हमारे लोगों का इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन वगैरह हो गया था। उस दिन ज़्यादा काम तो कुछ करना नहीं पड़ा हमें, कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, बाकी ओरिएंटेशन ही हुआ था और इंट्रोडक्शन। सो अब यही चीज जानना है कि एक्चुअल वहां पर जाकर क्या ड्यूटी में क्या काम करना पड़ता है रेडियोलॉजिस्ट, और कितना ड्यूटी आवर्स रहता है, और तुम्हारा एक दिन का मतलब शेड्यूल क्या रहता है कि सुबह इतना बजे जाना पड़ता है, रात को इतना बजे आना पड़ता है, इतना देर काम करना पड़ता है, वहां पर क्या शेड्यूल रहता है और एक्चुअल वहां पर क्या क्या काम करना पड़ता है? वर्क आवर्स तो रेडियोलॉजी में मोस्टली 9 to 5 ही मान के चलो, 9 to 5 जॉब होता है। तो तुम्हें 9 बजे से पहले जाना होता है और 4 बजे, कुछ दिन 5 बजे तक तुम छूट जाते हो। और हफ्ते में एक दिन इमरजेंसी ड्यूटी रहता है, उसमें तुम्हें नाइट लगता है एक दिन। तो क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी रेडियोलॉजी अवेलेबल है, इमरजेंसी में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन अवेलेबल है जो 24 आवर्स चलता है। तो उसके लिए हफ्ते में एक दिन ड्यूटी लग, सपोज तुम्हारा सीटी स्कैन में पोस्टिंग लगा है तो उधर पेशेंट का हिस्ट्री लेना पड़ता है, उसके बाद तुम्हें केसेस देखना पड़ता है, उसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। फिर सीनियर्स उस रिपोर्ट को देखते हैं, करेक्शन देते हैं, फिर वो रिपोर्ट जाता है हमारे कंसल्टेंट के पास, कंसल्टेंट देखते हैं, उधर से करेक्शन आता है, फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनता है। जैसे कि तू अभी रेडियोलॉजी कर रहा है तो यहाँ पर भी नया नया चीजें सीखना पड़ेगा। एज ए जो रेडियोलॉजिस्ट एज ए सब्जेक्ट है, तो एमबीबीएस में था, फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, इंटर्नशिप में भी एक्सपोजर होता है, पर उससे भी बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर आके सीखना पड़ेगा एमडी में आके, रेसिडेंसी लाइन में। तो जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कैसे, मतलब कोई सीनियर आकर सिखा देता है, या फिर खुद से ही सीखना पड़ता है, या फिर कोई लेक्चर देखना पड़ता है, कोई बुक पढ़ना पड़ता है? ये जो लर्निंग का प्रोसेस ये क्या है? एमबीबीएस का जो रेडियोलॉजी है और एमडी का जो है दोनों बहुत अलग है। एमबीबीएस में तो हमें बहुत इनिशियल चीज़ें ही सिखाया जाता है। तो उसमें मोस्टली जो होता है स्पॉटर्स होता है कि एक इमेज तुम्हें दिखाया जाता है, इसका डायग्नोसिस ये होता है। एमबीबीएस का रेडियोलॉजी बस इतना ही होता है। एमडी का तो ये पूरा एक अलग ब्रांच है, पेशेंट का डायग्नोसिस इसी इसी के ऊपर बेस्ड है। एमडी में लर्निंग में जो होता है मोस्टली डिपार्टमेंट में ही हो जाता है, कि डिपार्टमेंट में जब हम केसेस देख रहे हैं तब सीख रहे हैं कि एक केस का इमेज ऐसे दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे इमेज जब देखते हैं तब तुम्हें वैरायटी पता चल जाता है कि एक ही डायग्नोसिस का कितना अलग अलग इमेज हो सकता है। उसके बाद तुम घर आके जब पढ़ता हो कुछ केस को तब लर्निंग हो जाता है। बाकी रिपोर्टिंग के टाइम भी कुछ मैंने खुद रिपोर्ट किया, उसके बाद सीनियर्स का इनपुट मिल रहा है, सीनियर रेसिडेंट्स का इनपुट मिल रहा है, फिर प्रोफेसर्स का करेक्शन मिल रहा है। ऐसे ही इनपुट पाते पाते सीखते हैं अलग अलग चीज़। तो तुम्हारा अभी सेकंड ईयर हो रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था, तो फर्स्ट ईयर में जब तुम ज्वाइन करते हो, उसके बाद सेकंड ईयर, उसके बाद थर्ड ईयर, ये डिफरेंस क्या है? मतलब फर्स्ट ईयर में क्या काम करना पड़ता है, सेकंड ईयर में उसके बाद क्या डिफरेंस होता है, क्या काम करना पड़ता है, या फिर थर्ड ईयर में उसके बाद क्या होता है कि मतलब जो सेकंड ईयर रेसिडेंट है वो फर्स्ट ईयर को भी कुछ सिखा रहा है, ऐसा कुछ होता है कि मतलब ये क्या सिनारियो है? हाँ, रेडियो डायग्नोसिस जो ब्रांच है इसमें जो होता है कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जैसे तुम सीनियर बन रहे हो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा केस तुम रिपोर्ट करने के लिए मिलेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस थर्ड ईयर में रिपोर्ट करने के लिए मिलता है। तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ईयर वाइज बढ़ते जा रहा है। और फर्स्ट ईयर में मोस्टली तुम्हें डिपार्टमेंट का जो और भी फालतू काम जो होता है ना, कि पेशेंट का रजिस्टर मेंटेन करना, सीटी स्कैन एमआरआई में जो केसेस हो रहे हैं उसका हिस्ट्री लेना, तो ये सब काम ज़्यादा होता है। और एज सच रिपोर्टिंग का काम कम होता है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में जैसे अल्ट्रासाउंड पोस्टिंग में तुम्हें बैठ के रिपोर्ट लिखना पड़ता है, रिपोर्ट लिखते लिखते तुम सीखते हो, लेकिन वो रिपोर्ट लिखने का काम फर्स्ट ईयर को ही करना पड़ता है। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिपोर्टिंग के ऊपर ही होता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग बहुत बार सुनते हैं या फिर न्यूज में भी देखते हैं कि रैगिंग होता है, सीनियर जूनियर एक टॉक्सिसिटी रेसिडेंसी में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद चलते कभी कभी मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। उसके बाद कभी कभी तो कोई कोई स्टूडेंट सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, पर ऐसा चीजें सुना है रेसिडेंसी में होता है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन रैगिंग? मतलब कभी रैगिंग रेसिडेंसी में फेस किया है, क्या था? और मेरे डिपार्टमेंट का बात करूँ तो टॉक्सिसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सीनियर जूनियर का बहुत अच्छा बॉन्ड भी है, एक एक पोस्टिंग के बाद पार्टी भी होता है, और फिर बाद में साल में तो फ्रेशर्स पार्टी, थीसिस पार्टी, ये सब तो होता ही रहता है। तो ओवरऑल अच्छा बॉन्डिंग है। अगर तुमने रैगिंग फेस किया भी है तो तुम चीज़ करो कि वो चेन ब्रेक करने के लिए तुम अपने जूनियर्स के साथ वो चीज़ नहीं करो।
तो तुझे क्या लगता है कि रेडियोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और क्या मतलब क्या चीज करने में रेडियोलॉजी में मजा आता है? मतलब जो इंटर्नशिप में भी तूने किया था ना काम, मेडिसिन में भी डिपार्टमेंट में भी काम किया था, बट तुझे क्या ऐसा मतलब मजा आने लगा मतलब रेडियोलॉजी में कि यही लेना है, और अभी भी मतलब काम करते करते क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, रेडियोलॉजी का दोनों साइड ही है, कुछ प्रोज भी है कुछ कॉन्स भी है। तो प्रोज के अंदर जैसे मैं बोला था कि इसका स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा है, तुम्हें केसेस का स्पेक्ट्रम बहुत मिलेगा। तो अलग अलग मॉडलिटीज़ है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उसमें भी सारे सिस्टम का अलग अलग केसेस तुम्हें मिल रहा है। तुम एक ही दिन में एक सिस्टम का पर्टिकुलर एक केस देख रहे हो, फिर नेक्स्ट केस अलग सिस्टम का अलग केस देख रहे हो। तो इसमें मज़ा बहुत आता है, तुम कभी बोरिंग फील नहीं होगा, और चीज़ें भी बहुत अपडेटेड होता है जल्दी। बहुत सारे नए चीज़ आते रहते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी भी आ सकता है कुछ साल में। तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे स्पेक्ट्रम है। सेकंड पॉइंट है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है रेडियोलॉजी में। मोस्टली ऑफिस आवर्स ही होता है 9 to 5, उसके बाद तुम अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, अपने हॉबीज़ कुछ रख सकते हो। बाकी हाँ, सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है इसमें। और कौन से कि अगर तुम ऐसा पर्सन हो कि तुम्हें पेशेंट इंटरेक्शन बहुत पसंद है, तुम पेशेंट इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए तुम्हें, फिर क्लिनिकल ब्रांच ही लेना है, रेडियोलॉजी मत लो उस हिसाब से। रेडियोलॉजी का और एक कॉन्स भी है कि तुम्हारा जो रेपुटेशन होता है वो बनता है अपने कोलिग्स के बीच में। तो जो क्लिनिकल कोलिग्स है उनको पता है कि तुम एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट हो, तुम अच्छा डायग्नोसिस करते हो। बाकी पेशेंट को ऐसा पता नहीं होता है कि उनका डायग्नोसिस किसने बनाया था। तो अगर तुम इस चीज़ से कंफर्टेबल हो, तुम रेडियोलॉजी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सैलरी कितना मिल रहा है दिल्ली में, और वो जो सैलरी है दिल्ली में कितना खर्चा आता है एक महीने का, और तू कैसे स्पेंड करता है, कितना सेविंग्स होता है और कितना खर्चा आता है? दिल्ली का जो सैलरी है वो मोर देन 1 लाख है आफ्टर टैक्स डिडक्शन। और उधर रहने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, फूड भी महंगा है, रेंट भी ज़्यादा है। तो हमारा जो रेंट है वो 30,000 है पर मंथ, और हम लोग दो दो लोग शेयर में रहते हैं। और 1 BHK भी बहुत ज़्यादा महंगा आता है, 20,000 25,000 आ जाता है। तो पर मंथ मान के चलो एटलीस्ट 30,000 35,000 तो आ ही जाएगा। उसके बाद अगर तुम ज़्यादा पार्टी वगैरह करते हो, ज़्यादा स्पेंड करते हो, तो 50,000 60,000 भी खर्चा हो सकता है मंथ। अभी तू सेकेंड ईयर रेडियोलॉजिस्ट है, तो अभी लॉन्ग टर्म गोल क्या है तेरा? एज ए रेडियोलॉजिस्ट जो है कि मुझे अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बनना है, ताकि मैं अच्छा डायग्नोसिस दे पाऊँ, पेशेंट को बेनिफिट हो। तो अभी तो लॉन्ग टर्म गोल यही है कि अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बनना है, इसके लिए अभी अच्छे से सीखना है। और सेकंड, जॉब के बात आए तो जॉब का तो 2-3 ऑप्शन होते हैं कि अगर तुम खुद की सेटअप बनाओ जो बहुत ही कॉस्टली है। सेकंड कि तुम प्राइवेट का ही डायग्नोस्टिक सेंटर में ज्वाइन करो, कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करो एज ए रेडियोलॉजिस्ट, वो एक है। थर्ड है कि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुम प्रोफेसर बनो, टीचिंग का जो रोल है तो उसमें। तो अभी टीचिंग का तो अभी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, तो और सेटअप का भी अभी कुछ प्लान नहीं है। तो अभी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर ही ज्वाइन करना है, उधर ही प्रैक्टिस करना है, वहाँ से भी सीखना है। तो थैंक यू, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। ऐसे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता था, फिर भी पॉडकास्ट के लिए फिर से एक बार शूट करना पड़ा ये सारी चीज़ें। ऐसे तो मैं बात करते रहता हूँ क्या क्या चीज़ें है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और वहाँ पर क्या काम करना पड़ता है, पर फिर भी वीडियो के लिए तो फिर से एक बार हो गया। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ शेयर करके। और जो भी देख रहे हैं वीडियो को उनको भी कुछ हेल्प तो मिलेगा ही, आई थिंक। और शेयर भी कर दो वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।